मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें। कि ये इशू जिस पे चीफ मिनिस्टर साहब को बुलाया गया, ये चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड नहीं है। कैबिनेट डिसीजन जरूर लेती है, लेकिन अगर आपने कोई रिकॉर्ड एग्जामिन करना है तो कंसर्न सेक्रेटरीज को बुला लेते हैं। जो रवैया मौजूदा हुक्मरानों ने अपनाया हुआ है, ये सिस्टम को डिरेल करना चाहते हैं। कि 10 लोग हम आए हैं, हम 10 लोगों को रोकने के लिए हजारों पुलिस वाले हैं, ये इस गवर्नमेंट का टॉलरेंस लेवल है। ये नारे मारते हैं कि हम कंटेनर देंगे, हम फैसिलिटेट करेंगे, ये फैसिलिटेशन है। हम अदालतों से नहीं लड़ते, हम अपने केस लड़ते हैं, अवाम के दरमियान भी, अदालतों के अंदर भी, और वो हमें लड़ने आते हैं। अगर रियासत ये चाहेगी कि हम झगड़ा करें तो बिस्मिल्लाह, इसका भी हमें तजर्बा है। सिंध की हुकूमत को आप बुला रहे हैं, वज़रा को बुला रहे हैं, वज़रा आला को बुला रहे हैं, उनके सेक्रेटरीज को बुला रहे हैं। क्या फेडरल गवर्नमेंट अपने इन कंडों के जरिए सिंध की गवर्नमेंट को पैरालाइज करना चाहती है? हम ये कह रहे हैं कि सिंध का अगर केस है, वाक्य बुकुआ सिंध का है, जो बनाया है आपने, जैली है लेकिन सिंध का है, अदालत वहाँ की है, गवाह वहाँ है, रिकॉर्ड वहाँ है, तो नैब वहाँ मौजूद है। क्या सिंध की नैब हमारी है, इनकी नहीं है? आज यहाँ पे मैं आया हूँ, अपनी जेब से खर्चा करके आया हूँ, बाकी वज़रा आए खर्चा करके, और मेरी वजह से मैंने कहा ना 1000 के करीब पुलिस वाले विद राइट गियर, ये खर्चा जो बर्दाश्त किया है। कराची में होता तो मैं खामोशी से जाता, फिर होके आ जाता। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आ गए हैं। देखिए, इधर इन्वेस्टिगेट करना पिंडी में, जबकि केस के सारे लोग कराची में मौजूद हैं। जो एलिज्ड क्राइम जिसे कह रहे हैं वो भी कराची या सिंध में हुआ है, और पिंडी में लाके करना, पिंडी से हमारा पुरानी एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप सुन रहे थे अभी मुराद अली शाह साहब को, वज़ीर आला सिंध हैं। आज उनकी पेशी थी नैब रावलपिंडी में, और वो भी तनकीद कर रहे थे, उनके साथी भी तनकीद कर रहे थे कि नैब उनके साथ ज़्यादती कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी इसी सिलसिले में एक ट्रेन मार्च करने जा रहे हैं। कल से उसका आगाज होगा, कराची से वो शुरू होगा और 2 दिन के बाद वो पहुंचेगा लाड़काना में। लेकिन लाड़काना में होने वाले एहतजाज का इस्लामाबाद में बैठी हुई हुकूमत पर क्या असर पड़ेगा, या क्या हासिल करना चाहते हैं वो उस एहतजाज से जो उनके अपने सूबे में, उनकी अपनी हुकूमत के दौरान, उनकी अपनी फैसिलिटेशन में होगा, उससे क्या हासिल कर सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। दूसरी तरफ आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने सहाफियों से मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात में कुछ अहम चीज़ों पर रोशनी डाली है। एक अहम मसला जो गुज़िश्ता कई हफ्तों से ज़ेर बहस है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की बीमारी का है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा बुनियादी सवाल उठाया है, वो ये है कि किस कानून के तहत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इलाज के लिए बाहर भेजें। इसका जवाब हम मुस्लिम लीग नून से मांगेंगे कि कौन सा कानून है जिसके तहत बाहर भेजा जाए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बिलावल इसलिए रो रहे हैं कि उनको नैब से खौफ आ रहा है। उनके और अयान अली के टिकट एक ही अकाउंट से, जाली अकाउंट से खरीदे गए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये एहतजाज करना चाहते हैं तो इस्लामाबाद आएँ, डी चौक में आए, फैसिलिटेट करेंगे, कंटेनर भी प्रोवाइड करेंगे, और जो फैसिलिटेशन होगी वो हुकूमत इनको प्रोवाइड करेगी। एक और चीज़ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज उम्मीद दिलाई, उन्होंने कहा कि गैस और तेल के बहुत बड़े ज़खायर मिलने के इम्कानात हैं समंदर से, और उसके ऊपर काफ़ी हद तक काम हो चुका है। अगला एक हफ़्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग दुआ करें। इसका ताल्लुक जो है वो, ये मैं ज़ाती तौर पे कह रहा हूँ कि आप दुआ कीजिए, क्योंकि इसका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, किसी प्राइम मिनिस्टर से नहीं है, किसी वज़ीर से नहीं है। इसका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है, हर पाकिस्तानी के साथ है। अगर ये ज़खायर पाकिस्तान को मिलते हैं तो फिर पाकिस्तान तेल के लिए, गैस के लिए दुनिया का मोहताज नहीं रहेगा। ये बहुत बड़े ज़खायर हैं, गालिबन एशिया के सबसे बड़े ज़खायर हो सकते हैं ये, और पाकिस्तान को बहुत बड़े पैमाने पे इसका फ़ायदा हो सकता है। अगला एक हफ़्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अगर ये खुशखबरी देता है तो पाकिस्तान के पास दोबारा एक मौका होगा अपने पाँव पर खड़ा होकर दुनिया में अपना मुकाम बनाने के लिए। वैसे भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अगर ये हो जाता है तो बहुत बड़ी एक कुदरत की सपोर्ट पाकिस्तान को मिलेगी। इमरान खान साहब ने आज कहा कि बनी गाला का खर्चा अपनी जेब से करता हूँ। अभी तक उन्होंने कहा कि वहाँ सिक्योरिटी के लिए जो बाड़ लगी है उसके 60 लाख रुपए मैंने अपनी जेब से अदा किए हैं। बनी गाला की तरफ जो सड़क जाती है वो मैंने एक तोहफा मुझे मिला था, उसको बेच के उस सड़क के पैसे जो हैं वो अदा किए हैं। जबकि दूसरी तरफ वो मिसालें देते हैं
کہ साबिक हुक्मरान किस तरह अपनी सिक्योरिटी पे बहुत बड़े बड़े जंगले और उन पे करोड़ों रुपया खर्च करते रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर रहे। उनके बकौल ये उनका नया पाकिस्तान है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी के ट्रेन मार्च पे भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ मेहमान में तारुफ करा दूं आपको, मियां जावेद लतीफ साहब PMLN से, नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इरशाद भट्टी साहब बतौर तजियाकार मौजूद होंगे और सेनेटर आजिज धमरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे आज के प्रोग्राम में। मियां साहब, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के सवाल का आप जवाब दे दें कि कौन सा ऐसा कानून है या किस कानून के तहत साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए जाने दें? देखिए इमरान खान, पहली बात तो ये है कि मुझे ये समझ नहीं आता कि जिसको अपनी हुकूमत करने का इख्तियार पूरा ना हो उससे हम कैसे मुतालबा करेंगे किसी NRO का, या ये मुतालबा करें कि हमें बाहर जाने की इजाज़त दे दे। वरना जिससे जो बात आज कर रहे हैं वो खुद इजाज़त लेकर बनी गाला जाते हैं, बनी गाला से बाहर निकलते हैं, तो हमने उनसे कैसी इजाज़त या कैसा मुतालबा होगा। मगर हम जो बात कर रहे हैं ना इमरान खान, बात यह है कि ना कि ये कोई करप्शन का केस था, ना कि ये अखलाकी केस था, ये केस है सियासी। सियासी में किस तरह ये केस कहता हूं कि आप ये देखें 450 लोगों पर ये एक पनामा ऑफशोर कंपनी के हवाले से नाम आए। जिस शख्स को सजा मिली, इन्वेस्टिगेट हुआ, GIT बनी, ट्रायल हुआ, सजा सुना दी गई, उस बंदे का ना पनामा ऑफशोर कंपनी में जिक्र ज़िकार तक नहीं था। मगर मकसूद था उसको जेल में डालना, हुकूमत से हटाना, उसको हटा दिया गया। मगर आज तक ऑफशोर कंपनी पनामा लीक्स के हवाले से किसी बंदे का ट्रायल आज तक नहीं हो सका। ये तो आपका बड़ा फिर हम ये कहते हैं मौक़िफ़ आपका बड़ा पुराना है। मैं जानना चाहता हूं कि अब किस कानून के तहत मियां साहब को प्राइम मिनिस्टर पूछ रहे हैं हम बाहर इलाज के लिए भेज दें? किस कानून के तहत? क्योंकि आप तहरीक चला रहे हैं फ्री नवाज शरीफ, वो मुतालबा आप किससे कर रहे हैं? फ्री नवाज शरीफ किससे मुतालबा कर रहे हैं? मैं अर्ज कर दूं। पहली बात तो यह है इमरान खान कि ये पुराना मुतालबा है या नया है, सच या सही मुतालबा है या गलत है, ये आप मुझे बता दें। दूसरी बात, आप जो ये कह रहे हैं कि हम तहरीक चलाने जा रहे हैं, तो तहरीक हम चलाने जो जा रहे हैं जिसका आगाज हम कर चुके हैं, वो किस लिए है? कोई अदारों पर चढ़ाई के लिए नहीं, कोई पार्लियामेंट पर हमले के लिए नहीं, PTV पर हमले के लिए नहीं, प्राइम मिनिस्टर हाउस हमले पर नहीं है। हमें सुप्रीम कोर्ट पर उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। हम आला अदलिया से तो को रखते हैं, मगर माजी दूर करीब में आपके साथ ज्यादती किसने मैं अर्ज कर देता हूं, आपको शिकवा किससे है? और ये डिमांड के फ्री नवाज शरीफ, ये आप किससे कर रहे हैं? मैं अर्ज करता हूं इमरान खान, एक सेकंड मुझे दे दीजिएगा, खामोशी से मुझे सुन लीजिएगा। गुजारिश इतनी है कि आप ये देखें, माजी में जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ अदालतों से फैसला आया और उसके बाद ये कहा गया कि ये फैसला गलत था। और माजी करीब में ही नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया जब त्यारा हाई जैकिंग केस में उनको 25 साल सजा सुना दी गई। और फिर दुनिया ने यह देखा कि वो फैसला भी इंतकामी कार्रवाई थी। और वो जो जब त्यारा हाईजैकिंग केस बनाया गया इमरान खान, तो उस वक्त हम गांव में, शहरों में, गली मोहल्लों में जाते थे तो खवातीन ये कहती थी कि बड़ा जालिम है नवाज शरीफ। प्रोपेगेंडा इतना मुअस्सर किया गया कि लोग कहते थे कि बड़ा जालिम है नवाज शरीफ, 200-250 लोगों को मार देने लगा था, त्यारा तबाह करके वो लोगों की जिंदगी जो है वो इसने खतरे में डाल दी। बाद में पता चला कि नवाज शरीफ बेचारा तो खुद मजलूम था, उसके साथ जुल्म हो गया। तो मैं ये आज कहना चाहता हूं कि ये करप्शन का जो रौला डाला गया था, जो डाकू चोर कहा गया था, आज अदराक हो रहा है लोगों को। लोग खुद बाहर आ रहे हैं कि जनाब ये तो ज्यादती है। आज पाकिस्तान में सर ज्यादती किसने की है? आप फ्री नवाज शरीफ का मुतालबा किससे कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने का इख्तियार किसके पास है, किस कानून के तहत? 3 बुनियादी सवाल है, एक भी जवाब नहीं है। मैं अर्ज कर देता हूं। मैं अब भी ये कहता हूं कि माजी दूर में जुल्फकार भुट्टो को ये कौम गंवा चुकी है। आज कौम जो है ये रिस्क लेना नहीं चाहती कि नवाज शरीफ को भी वो गंवा बैठे। हम तवक्को रखते हैं अदालतों से कि हमें इंसाफ मिलेगा। जहां तक तल्लक है कि जो आप कह रहे हैं
کہ آپ سے زیادتی کس نے کی ہے تو عمران خان مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. 2018 کا الیکشن کے جو نتائج تھے NA 120 میں جو الیکشن ضمنی لڑا گیا, جس طرح کلنم تنظیموں کو سیاسی تنظیمیں بنا کر الیکشن لڑوائے گئے, یہ سب کے سامنے ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تھرڈ امپائر کی جو بات کرتے تھے عمران خان صاحب اس پہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کر سب کے علم میں ہے. مجھے ٹھیک ہے. ندیم افضل چند صاحب اسٹیبلشمنٹ سے شکایت MLN کو, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو بنی گالا جانے آنے کا بھی کوئی وہ نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ایک پٹو کھولیا ہے اس قوم نے, اب وہ دوبارہ رسک نہیں لے سکتی. بار بار نواز شریف یا سیاستدان بے گناہ ثابت ہو جاتے ہیں ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد, اب بھی وہ کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ رسک اب نہیں لینا. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی جہاں تک بات ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو کے پاس بھی سیاستدان ہی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, خواہ اسلامی جمہوری اتحاد کی شکل میں ہو, خواہ گورنر جیلانی صاحب کے دور سے لے کر اور اب تک یونیفیکیشن بلاک جب بناتے ہیں پنجاب میں, اسی کے ذریعے پھر حکومت چلاتے ہیں میاں صاحب. تو یہ سیاستدان ہی پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو, پھر جب ڈیل کرتے ہیں تو یہ بھی سیاستدان ہی کرتے ہیں. پھر ہم گالی بھی دیتے ہیں ان کو کہ بھائی آپ خود نہ تیار ہو تو کوئی زبردستی تو نہیں کروا سکتا نا اس ملک میں. آپ حکمرانی کے لیے جب تیار ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں پیدا ہی حکمرانی کے لیے ہوں, تو پھر آپ اس حکمرانی کے لیے سارے جتن کرتے ہیں. جہاں تک رہے گی بات عوامی ایشوز کی, تو آپ کو یہ تو بتانا پڑے گا کہ آپ کی اقتدار میں آنے سے پہلے ایک فیکٹری تھی, آپ کی 14 فیکٹریاں ہو گئیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جی ایک دمڑی کی کرپشن نہیں کی تو لندن میں فلیٹ کدھر سے آ گئے, حالانکہ اس سے پہلے تو جب سیاست میں آنے سے پہلے تو کوئی آپ کے فلیٹ نہیں تھے, کوئی آپ کی شوگر ملیں نہیں تھی, کوئی ٹیکسٹائل ملیں نہیں تھی, کوئی پیپر ملیں نہیں تھی. پھر جب عدلیہ ادیبیہ پیپر مل میں فیصلہ دیتی ہے تو وہ عدلیہ ٹھیک ہو جاتی ہے, جب کسی اور فیز میں فیصلہ دیتے تو آپ گالیاں دیتے ہیں. عوامی ایشوز کے اوپر انٹلیکچولی آپ مجھے ایک سٹینڈ بتا دیں کہ آپ نے نظریاتی طور پہ کوئی سٹینڈ لیا ہو, کوئی سپریمیسی آف پارلیمنٹ کے لیے سٹینڈ لیا ہو, پھر اس پہ کھڑے رہے ہو, کوئی آئین کی ریسٹوریشن کے اوپر سٹینڈ لیا ہو. جب 18ویں ترمیم کا بھی دور تھا تو آپ نے ججز اپوائنٹمنٹ پہ انٹلیکچوئل کرپشن کا مظاہرہ کیا, جب COD کے تحت سارے کہتے تھے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو آپ وہاں سے پھر گئے. پھر جب نیب کے اوپر ریفارمز کا عمل آیا تو آپ پھر انٹلیکچوئل کرپشن کا شکار ہو گئے کسی کے اشارے پہ. تو تاریخ میں تو ساری چیزیں سامنے ہیں. اب جہاں تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اشارے بازی بہت ہو گئی ہے, اب قوم مزید متحمل نہیں ہو سکتی کیونکہ اب اس اشارے بازی میں آپ انوالو ہیں. دیکھیں قوم آپ اب اعلی کار بنے ہوئے ہیں, قوم بیچاری قوم تو بھگت رہی ہے. اس قوم نے اپنے بینک بکتے دیکھے, حبیب بینک, یونائٹڈ بینک, مسلم کمرشل بینک. اس قوم نے GTS گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس کا کھربوں کی پراپرٹی بکتے دیتی جس کے اوپر سبسڈی 1 کروڑ کی کہا گیا جی بنتی ہے. آج یہ قوم 17 ارب روپے سبسڈی 27 کلومیٹر میں دے رہی ہے لاہور میں. اس قوم بیچاری نے تو دیکھے نا کیا کیا نہیں دیکھا. سر یہ قوم پشاور میٹرو کو بھی دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ کیا کرتی ہے, وہ بھی مارٹگیج, وہ بھی رین رکھ دیا آپ نے, اس پہ بھی قرض لے لیا. اس قوم کو تو 30,000 ارب روپیہ کا قرضہ آپ دے کر گئے. قوم کے تو اپنے مسائل ہیں, ہمارے حکمرانوں کے اپنے مسائل ہیں. اپنے مسائل اور قوم کے مسائل کو ذرا ڈسکنیکٹ کریں. ندیم افضل چند ایک چھوٹا سا نقطہ بتا دیں. عمران خان صاحب کی ٹون سے سوچیں گے اور عمران خان صاحب کے بیانات سے اور ان کی ٹون سے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اگر نواز شریف صاحب کو ضمانت آئے گی تو ان کا ECL سے نام نکالنے والے نہیں ہیں کہ وہ جائیں اور جا کے باہر علاج کروائیں. ان کی ٹون سے اور ان کی باتوں سے ہم رول آف لا کی طرف رول آف لا چاہتے ہیں. ہم عدلیہ کے کسی فیصلے خواہ وہ فیصلہ حدیبیہ پیپر مل میں آیا ہے تو سر عدلیہ ECL پہ تو بات نہیں کرے گی نا, وہ تو ضمانت دے گی یا نہیں دے گی. ان کے حق میں آئے گا پھر بھی قبول کریں گے, ان کے خلاف آئے گا پھر بھی قبول کریں گے. نہیں اگر ضمانت ہو جاتی ہے تو آپ ECL سے نام نکال دیں گے والنٹرلی خود ہی. دیکھیں جو عدلیہ فیصلے کرے گی. سر عدلیہ نے ECL پہ فیصلہ نہیں کرنا, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے ضمانت دینی ہے یا نہیں دینی. ECL پہ ڈیسیجن آپ کی کابینہ کا ہے. یہ تو میرٹ ڈی میرٹس پہ ضمانت کے بعد اب جب وہ میاں صاحب جیل میں ہیں تو میں کیسے کمنٹ کر سکتا ہوں کہ ہم آج ECL میں سے نام نکالیں گے. یہ بھی ایک توہین عدالت ہے. ٹھیک ہے. عاجز زمرہ صاحب, کراچی سے لاڑکانہ, سر یہاں تو آپ کی حکومت ہے. سر آپ حکومت کے خلاف کس طرح کا احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں, کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں حکومت سے, چاہتے کیا ہیں آپ, اور کراچی سے لاڑکانہ اسلام آباد پہ کیا اثر پڑے گا اس سے؟ یہ تو وہ احتجاج ہو گیا جس کا مذاق اڑاتے تھے آپ شہباز شریف کا کہ وہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے اور مینار پاکستان پہ احتجاج کرتے تھے.
और आज आप भी वही काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले इमरान साहब तो मैं आपको ये बता दूं, और ये किसने कहा कि ये कराची से लाड़काना तक ये एहतजाजी कोई तहरीक है या कोई ट्रेन मार्च है, ये तो हमने तो मार्च का नाम भी नहीं दिया है। देखिए ये एक कंफ्यूजिंग है, और अच्छा हुआ कि आपने इंट्रो में भी ये बात की और अभी सवाल भी किया मुझसे। ये कतन देखें एहतजाजी मार्च, और हमें भी ये मालूम है कि कराची से लेके लाड़काना तक मार्च करने का इन हुक्मरानों के ऊपर, फेडरल के हुक्मरानों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और दूसरी बात को ये भी मालूम होना चाहिए कि 4 अप्रैल को बानी चेयरमैन शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी है, और इंडिया पाकिस्तान का जब टेंशन क्रिएट हुआ तो दोनों साइड जो सक्कर और मोहनजोदड़ो के जो एयरपोर्ट हैं वो फंक्शनल नहीं हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन थे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास को, या तो बाय रोड जाते लाड़काना सफर करते या बाय ट्रेन का सफर करते। तो अगर बाय रोड जाते तो हमें 4 से 5 दिन लगने का एक अंदेशा था कि वहां पे लग जाएगा, इसलिए हमने कहा कि 8 घंटे का जो बाय ट्रेन सफर है वो हमने किया। और जब हमने ये अनाउंस किया तो फिर वहां से जो लोगों की एक डिमांड है, और कल इंशाल्लाह आपकी कैमरा की आंख बताएगी सबको कि वो 48 घंटों से ज्यादा तजावुज कर गया है वो सफर। इसलिए हमारे पास ऑप्शन क्या थे, या तो हम भुट्टो साहब की बरसी पे चेयरमैन साहब नहीं जाते, घर में बैठ जाते, नहीं तो कराची से वो मूव कर रहे हैं, 11 मकामात पे तकरीर करेंगे। तो सर वो तकरीर उनकी बिलावल साहब की एहतजाज 11 या 11 से ज्यादा हो सकते हैं, मगर बानी चेयरमैन शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी भी है, उसमें शिरकत के लिए ये कराची से लाड़काना का सफर है। अब उसको नाम कोई क्या देता है, कोई इसको एहतजाजी तहरीक कह ले या क्या कर ले, इसमें हमारा क्या जाए। हम तो कह रहे हैं कि हम सफर कर रहे हैं, पीसफुली एक सफर है, हम जा रहे हैं कराची से लाड़काना। सर बिलावल साहब के बयानात की रोशनी में अगर देखें तो पूरा मीडिया इसको ऐसे ही डिस्कस कर रहा है कि ये बिलावल साहब का एक एहतजाज का तरीका है। आप वजाहत कर सकते हैं? देखिए एहतजाज, देखिए सियासत के अंदर और मौजूदा हुक्मरानों की जो तर्ज सियासत और पॉलिसी और गवर्नेंस के इश्यूज हैं, वो मुआशी इश्यूज हों या अभी जो कालंदम तनमीमों वाला इशू हो, इन सारे इशू पर, खास तौर पर जो महंगाई है, ये ऐसे इशू है जहां पर हर सियासतदान बात करेगा। और डेफिनेटली जब बिलावल साहब जाएंगे और इन रेलवे स्टेशन पे वो खिताब करते हुए जाएंगे तो वो यही बात जरूर करेंगे, महंगाई के खिलाफ भी करेंगे। सर ये शेख रशीद साहब की रेलवे में सफर करने का आइडिया जो है वो थोड़ा सा शेख रशीद साहब को भी आप, मुझे लगता है कि बताना चाह रहे हैं कि आपकी रेल में बैठ के हम आपके खिलाफ बात करेंगे। देखिए पहली बात तो रेलवे जो है वो एक कौमी असासा है और एक इदारा है, और हमने उनका किराया पेड किया है, और तमाम लोग डेली सफर करते हैं, और वो तमाम मुसाफिर जो हैं वो प्रो शेख रशीद नहीं होते, डेली बेसिस पे मुख्तलिफ तबकात। ठीक है चले लेकिन शेख साहब को करते हैं। शेख साहब का और आपका एक आजकल सिलसिला भी चल रहा है, ब्रेक ले लेते हैं। अरशाद भट्टी साहब से मैं पूछूंगा ब्रेक के बाद आके कि पीटीआई इसको देखती है ऐसे जैसे कि ये ब्लैकमेलिंग, चाहे पीपल्स पार्टी करे, चाहे पीएमएलएन करे, चाहे फजलुर रहमान साहब करें, तो कैसे ब्लैकमेलिंग? ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। इरशाद भट्टी साहब, एक एंगल वो है जिस एंगल से सारी की सारी अपोजिशन जमातें इन मसाइल को देख रही हैं, दूसरा एंगल वो है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है, वो ये कहते हैं कि ब्लैकमेलर हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब भी, पीपल्स पार्टी भी, फजलुर रहमान साहब भी, बाकी जमातें भी, वो ब्लैकमेलर्स हैं। तो क्या आज से पहले पाकिस्तान पे ब्लैकमेलर हुकूमत करते रहे हैं? देखिए पहले तो इमरान भाई आपने ये मियां जवेद लतीफ़ साहब को मुबारकबाद ही नहीं दी, इतनी धांसू किस्म की इन्होंने रैली निकाली है इस बुरे हालात और बुरे वक्त में। वो मुबारकबाद अब देंगे जब मियां साहब की क़यादत भी साथ होगी उनके, अभी तो क्राइसिस में है। नहीं वो ये फिर ना देने वाली मुबारकें हुई ना। नहीं क्यों नहीं, उनको उम्मीद है मेरे ख्याल में मियां साहब। पहला तो ये बात है, 2 एंगल्स आपने गिनाए हैं, 2 एंगल, एक एंगल हुकूमत का, एक एंगल आपने अपोजिशन उसका। गुज़श्ता 7 माह से इमरान खान साहब 7 माह हो गए हैं इस नई हुकूमत को आए हुए। हम पनामों अकामों से मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स तक, हाउस ऑफ शरीफ से जरदारी साहबान तक, इसाक डारों से अनवर मजीदों तक, सेमी डरी जमहूरियत से छुई मुई सिविलियन बालादस्ती तक, पार्लियामेंट के तिरानों से सूबाई ऐवानों तक,
वफाक जुल्म ड्रामों से सूबाई मुख्तारी के नाटकों तक, नाटक जिसको कहते हैं उस तक, 18वीं तरमीम से सिंध कार्ड तक, दो मजलूम पार्टियां हजूर हमारे पास, हमारे मीडिया के पास। मुझे अक्सर दुख होता है, नोहे, मजलूमियत, धमकियां, झूठ, फ्रॉड, घपले, यानी इनके पास इतना पैसा इमरान खान साहब इन दो घरों के पास कि हाजा मिन फजली रब्बी इतना है कि ये नोट भी इनकी नस्लें खाएं तो वो ख़त्म नहीं होते। ये मसला हम यानी जो तीसरा एंगल है वो ख़राब हो गया है। हमने नया पाकिस्तान बनाया था इमरान खान साहब, हमने एक नए लोगों को हुकूमत हवाले की थी। पुलिस रिफॉर्म्स का क्या बना है, कुछ भी नहीं। इदारा जाती रिफॉर्म्स का क्या हुआ है, कुछ नहीं। फिलहाल बुजदार के हवाले हमने पूरा पंजाब आधा पाकिस्तान कर दिया है। वो अगर उस कहीं पूरे पंजाब में अगर आप तहरीरी इम्तिहान ले तो वो नीचे से भी फर्स्ट नहीं आएगा। महमूद खान के हवाले से हमने KPK किया हुआ है। जाम के हवाले साहब ने आज उन पर स्टैंप लगा दी दोनों पे, ये कहीं नहीं जा रहा है। जिसने बलोचिस्तान जाम साहब के हवाले हमने बलोचिस्तान किया, उसने पूरा बलोचिस्तान जाम कर दिया हुआ है। आप वहां के हालात देखें, धूल उड़ रही है, तबाही फिरी हुई है, महंगाई, बेरोजगारी, कर्जे, टैक्स, लोग रुल गए हैं कसम से। आपको यकीन नहीं आता, लोग रुल गए हैं, पता ही नहीं चल रहा लोगों को कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्या बजट बनाना मुश्किल। अब लोग बोटियां सालों में गिन गिन के डालते हैं कितने बंदे और कितने करें। हम उस एंगल को भूल गए हैं। ये जो बिलावल है, ये मरियम है, ये सारे बिलावल एक वो पत्ता था जरदारी साहब का जो उन्होंने ऐसा बुरी तरह शो किया कि कख ना छोड़ा। मरियम साहबा के आपको पता है झूठ दर झूठ दर झूठ दर झूठ, चिट्टे झूठ। उनका केस लगा हुआ है नवाज शरीफ साहब का उधर सुप्रीम कोर्ट में। मुझे यकीन है अपनी अदालतों पर कि वो केस देखेंगी, फेस नहीं देखेंगी, और वो जो फैसला करेंगे उसके बाद ECL का आना है। ट्रेन मार्च है, उनका हक है। फजलुर रहमान साहब का एहतजाज करना अपना हक है। मुस्लिम लीग नून का रैलियां निकालना अपना हक है। लेकिन हमारे हक कहाँ गए, हम कहाँ रुल गए? हमें पुराने पाकिस्तान में भी छितर पड़ रहे थे, नए पाकिस्तान हमारे में हक किधर गए? हमारे किधर गए, क्या करें हम? यानी कोई ऐसा ये बात ठीक है। मैं सर एक मिनट यहाँ रुके। इमरान खान साहब एक आखिरी बात, यानी इस मुल्क में इस सारी जेलों में एक कैदी है जिसके लिए हमने तड़पना है, बाकी कैदी कहां गए? एक बेटी है जिसने कैदी से मिलना है। सर एक ही कैदी है जो 3 दफा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा है। बिलावल, एक जरदारी साहब और एक लोग हैं, बाकी दुनिया कहां गई? सिंध ठीक है, मैं मियां साहब से पूछता हूं। मैं ये मियां साहब से आजज झामरा। सर मुझे ये बात मियां साहब के सामने रखना है। मियां साहब, रैली आपने निकाली इतनी बड़ी शेखुपुरा में, तो नवाज शरीफ साहब के मामला, फ्री नवाज शरीफ, आप यानी नवाज शरीफ साहब को आप फोकस कर रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी पूरी ट्रेन लेके निकले हैं, उनका फोकस भी, उनके मामला, वो केसेस, वो उनके अंदर बेचारे आजकल फंसी हुई है पूरी पार्टी, हर बंदा उसी पे बात कर रहा है। अवाम का हक किधर गया? वो जब भट्टी साहब ने पूछा अवाम की बात कब होगी, कौन करेगा? मैं इमरान खान साहब 2 मिनट लूंगा। अभी कुछ बातें हुई उनके हवाले से मैं थोड़ा जवाब दे लूं, फिर आपके सवाल पे आता हूं। पहली बात तो ये है, इन्होंने कहा कि एनआरओ सियासतदान लेते हैं। भाई एनआरओ सियासतदान किससे लेते हैं और जिससे लेते हैं वो किस हैसियत में एनआरओ देते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इन्होंने कहा कि एक फैक्ट्री से कई फैक्ट्रियां लग गई। मुझे इनसे सवाल करना है कि पाकिस्तान बनने से पहले का जो कारखानेदार था, उसके बाद जब सियासत में आने से पहले उसकी कितनी फैक्ट्रियां थी और आज कितनी है, ये गिन के बता दें। तीसरा यह है कि पंजाब बैंक और कोऑपरेटिव बैंक जो हैं वो किसने लूटे और आज वो किस हुकूमत का हिस्सा हैं, क्या उनके बारे में कुछ लबकुशाई करेंगे? और इसी तरह है कि तरीन की बात करें, आप अलीम की बात करें, आप अलीमा खां की बात करें, आप जुल्फी बुखारी की बात करें, आप रज़ाक दाऊद की बात करें, जो उनका लूटा हुआ पैसा जो बंदा इस्तेमाल कर रहा है, वो क्या वो थामू या रस्सागिर नहीं कहलाएगा? क्या वो पाक हो गया उनका पैसा? इसी तरह एक मैं और बात करूंगा, जो इन्होंने कहा कि कर्ज, मुझे ये बताएं कि कर्ज हमने बकौल इनके कि 5 सालों में 25 अरब डॉलर लिया। मुझे ये बताएं कि 8 माह में इन्होंने कितना कर्ज ले लिया है और किस पर आप जो है लुडियां डाल रहे हैं, कितना हमने कर्ज ले लिया। एक बात और, ब्लैकमेल की ये कहते हैं जो ब्लैकमेल किया जा रहा है। और भाई मेरे, ब्लैकमेल उसको किया जाता है जो बाइख्तियार होता है, और ब्लैकमेल जो खुद करके आया हो उसको कौन ब्लैकमेल और क्यों करेगा उसको ब्लैकमेल? इसी तरह एक कैदी के हवाले से जो बात की जा रही है, ओ भाई ये कैदी नहीं है सर, मुझे पाकिस्तान का मोशन है।
इस पाकिस्तान का मोहसिन है, आने वाली नस्लों का मोहसिन है, जिसने नाकाबिले लेकिन अदालत ने तो फैक्ट देखने हैं ना, जिसने नेहरू से निकाला। मियां साहब मोहसिन है, ये एक बहुत बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान में समझते हैं, लेकिन ये नहीं देखना कौन मोहसिन है। अदालत ने देखना सबूत किसके खिलाफ है और फैसला क्या देना है। उन्होंने हकायक देख के फैसला देना है। मैं आज मैं ये अर्ज करूंगा कि हमें अदालत पर पूरा उम्मीद है, मगर इमरान खान साहब, जब माजी का मैंने कहा था, तो आप ये देख लें, जुल्फकार अली भुट्टो के हवाले से नवाज शरीफ को जब 25 साल सजा हुई, तो ये आप सारी चीजें आपके सामने हैं। और जिन जैसे केस बनाया गया, जैसे फिर ट्रायल हुआ, जैसे फिर सजा हुई, ये सारी चीजें आपके सामने। मेरा सवाल उधर ही रह गया है कि आप लोगों के एहतजाजों के फोकस जो है वो आप लोगों की क़यादतें हैं, अवाम बेचारी किधर जाए। मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी सर, काफी लंबी आपने बात कर ली, ब्रेक लेनी पड़ेगी। आपके मौक़िफ़ के दिफा में हुकूमत क्या कहती है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, नदीम अफजल चंद साहब वो एक आदमी नहीं है, एक पाकिस्तान के मोहसिन है मियां नवाज शरीफ साहब, और उनके केस को बिल्कुल वैसे नहीं देखा जाना चाहिए। आपने अभी सुना सारा मौक़िफ़ PMLN का। देखें जी इमरान साहब, मैं बिल्कुल उनके फॉलोअर्स हैं वो उनको मोहसिन समझेंगे, लेकिन मैं तो एज ए पाकिस्तानी, एज ए पॉलिटिकल वर्कर ये सवाल करूँगा कि क्या कोई ऐसा हॉस्पिटल बनाया जिसमें आज वो उनका इलाज किया जा सके। इस मुल्क का कोई एक इदारा मुझे बता दें जो वो आइडियल छोड़ कर गए हो। अगर इस मुल्क की पॉलिटिकल क्लास को लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आइडियल छोड़ के गए हो, कोई ऐसा पॉलिटिकल एकेडमी बनाकर गए हो जिसमें स्टूडेंट यूनियन से लेकर ट्रेड यूनियन को आइडियल छोड़ के गए हो, कोई इदारे बजाय बेचने के कोई नए इदारे डेवलप करके गए हो, ऐसी बातें हवा में, तो मैं कहूं कि जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। बहस करनी हो तो जवेद साहब मेरे से बेहतर बहस कर सकते हैं, मैं उनसे लंबी बहस कर सकता हूं। ये काम इस तरह से चलेगा, लोगों को फिगर बताना पड़ेगा। जो सर देखें, आपकी पहली हुकूमत है पाकिस्तान में जो अपोजिशन को इंस्टिगेट करती है कि आओ हमला करो, आओ हम फैसिलिटेट करते हैं, डी चौक में आ जाओ, कंटेनर दे देते हैं। नहीं बिल्कुल हम नहीं। आज आपने उनके पीपल्स पार्टी के 10 बंदों पे 1000 बंदा लगाया हुआ था, अब कारा साहब कह रहे हैं ये फैसिलिटेशन है जो आप कर रहे हैं। देखें, बिल्कुल हम चाहते हैं कि नेशनल इलेक्शन प्लान पे अपोजिशन हमारे साथ चले। हमने शुक्रिया अदा किया जब इंडिया वाला मोदी वाला वाकया हुआ, हमने प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर शुक्रिया अदा किया अपोजिशन का। हम चाहते हैं कि ये लेजिस्लेशन में हमारे साथ हों, हर अच्छे काम में हमारे साथ हों, हर जहां हुकूमत का कोई वजीर या हुकूमत को गलत काम करे वहां क्रिटिसिज्म करें, पार्लियामेंट के अंदर करें, बेशक करें, ये इनका हक है, इसमें तो कोई इतराज ही नहीं है। ठीक है। और रह गई बात, हम चाहते हैं कि इस मुल्क की फजा चेंज हो, इस मुल्क में थोड़ा सा हम आइडियल सिस्टम करें, दुनिया के सामने हम दुनिया को बताएं कि हमारे सियासतदान मैच्योर हो चुके हैं, हमारे सियासतदान अब करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम रूल ऑफ लॉ की तरफ जा रहे हैं, हम इदारों की रीवैम्पिंग की तरफ जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं, हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हमारी और इनकी लड़ाई हो, ना हमारी ये ख्वाहिश है, ना ये हुकूमतों के या अवाम के मफाद में होती हैं चीजें। ठीक है। आजिज जमरा साहब, ख्वाहिश हुकूमत अपनी आपको बता रही है, दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर साहब ऑफर भी कर रहे हैं कि अगर आपको फिर भी एहतजाज करना है तो डी चौक आ जाएं, आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो क्या कुछ डी चौक में आने का कोई मुश्तरका एहतजाज को आगे बढ़ाने का कोई आपका है? मैं आपको बता देता हूं जी इमरान भाई जी, वो बात हुई थी तशद्दुद के हवाले से कि अपोजिशन उन्होंने कहा जी मैंने तो कहा है आपने आना है तो मैं कंटेनर भी देता हूं, मैं तशद्दुद का कायल नहीं हूं, मैं फैसिलिटेट करने का कायल हूं। तो वही मैं कह रहा हूं ना कि इस ऑफर से फायदा उठाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। देखें इमरान साहब, नदीम अफजल चंद साहब बैठे हैं और उनकी गुफ्तगू बड़ी जारी है, एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, उस सिनेरियो में हमने भी सुनी, आपने भी सुनी और अच्छी गुफ्तगू करते हैं। मगर रूल ऑफ लॉ की जहां तक उन्होंने बात की प्राइम मिनिस्टर साहब और मौजूदा हुकूमत की, और उन्होंने कहा कि तशद्दुद के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते हैं, तो लॉकडाउन का ऐलान इसी प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया था जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। बिल्कुल किया था। कंटेनर पे चढ़ने के बाद फिर पार्लियामेंट पे हमला जो उसी वजीर आजम साहब ने किए थे, और उस वक्त नदीम अफजल साहब ने मजम्मत की थी इस सारे अमल की। एक SSP को बावर्दी जो है वो लिटा के वहां पर मोचड़े मारे गए। इसी प्राइम मिनिस्टर साहब जो भी प्राइम मिनिस्टर रहे, थानों में अपने कारकुनों को जबरदस्ती छुड़वा के ले आए, और हम और आप सब
उस पर तनकीद करते रहे। इसलिए देखें, आपने अभी सवाल किया था कि ये असर क्या होगा आपका कराची से लाड़काना तक एक मार्च का। देखिए, आज अभी आप कह रहे थे कि सिर्फ एक गाड़ी गई है, उसके लिए 1000 से ज्यादा पुलिस वाले वहां पर चले गए। तो ये एक टेलर था जो पहले एक हुआ, जो आपने एक निहत्ते कारकुनों पे तशद्दुद किया। तो आज एक गाड़ी के लिए 1000 पुलिस वाले थे। कल ये जो आप कह रहे हैं ना असर क्या होगा, ये अगर मार्च आ गया पिंडी तक या पेशावर तक, जो प्रोमुन मार्च होगा, आप देखिएगा कि उस वक्त क्या होता है। और दूसरी बात, रूल ऑफ लॉ की जहां तक बात होती है, देखिए अभी भट्टी साहब ने भी बड़ी एक ट्रेन पेश कर दी, बिलावल भुट्टो साहब पे तनकीद की भी कर ली और मियां साहब की पार्टी के ऊपर भी कर दी। मगर मेरे ख्याल में क्या अच्छा होता कि वो जरा ये भी बयान कर देते कि बिलावल साहब तो अपने अबू के लिए और गलत जो है वो पता शो हुआ, मगर प्राइम मिनिस्टर साहब की ऑनरेबल सिस्टर में नाम भी नहीं लेना चाहता, उनकी जो प्रॉपर्टी मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक से निकल रही है वहां पर साइलेंट है। और जो नेब जिसके खिलाफ रेफरेंस है एक शख्स के खिलाफ, वो महातीर मोहम्मद से मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब खुद करवा रहे हैं। जो नायल तरीन शख्स है उसको वफाकी कैबिनेट में बिठाया जा रहा है। और बनी गाला का जो घर है वो खुद रेगुलर नहीं किया गया है। और 2 वज़राए आला के लिए जिसके लिए ये कहा गया कि वो कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि वहां के ये आम बहस है कि वो डिफेक्टिव जो चीफ मिनिस्टर हैं दोनों सूबों के, वो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। और भट्टी साहब की आखिरी गुफ्तगू में नहीं सुन सका, वो थर में बच्चों के हवाले से बात कर रहे थे, जो पेवर एक मेडिकल का इशू है, न्यूट्रिशन का इशू है। मगर जो थर में अभी रिसेंटली एक हफ्ता पहले 330 मेगावाट बिजली जो नेशनल ग्रिड में दी गई है, मजीद बिजली थर में काम करने हम जा रहे हैं वहां पर। उनकी मैंने पहले भी भट्टी साहब को कहा था कि आप आएं और थर का एक विजिट करें। मैं अब भी आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि आप बेशक आएं और थर का विजिट करें। ये आपकी तनकीद मेरी आंखों पे, सर आंखों पे, आपका राइट है कि आप अपोजिशन की जमायतों से सवाल करें। थोड़ा सा सवाल रूल ऑफ लॉ पे और इन तशद्दुद वाली चीजों पे और ये करप्शन और जो जिनके खिलाफ नेबजुदा, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आप अगर पूरी बात सुनते हैं भट्टी साहब की, तो वो भी यही कह रहे थे कि बुज़दार साहब और महमूद साहब जो है वो एक कामयाब फार्मूला नहीं है। वो भी यही कह रहे थे कि कोई रिफॉर्म्स नहीं हुई। ये जो गलत है उसको सब गलत कह रहे हैं। लियाकत जतोई इनकी पार्टी का सिंध का रहनुमा है, वो नेबजुदा भी था, उसका नाम ECL में भी था, वो बाहर चले गए क्योंकि उनका ताल्लुक PTI से। तो भट्टी साहब से गुजारिश है, जरा आप बैलेंस करेंगे तो मैं भट्टी साहब के बाद मैं भट्टी साहब बिल्कुल न्यूट्रल, मैं भट्टी साहब को मौका देता हूं। भट्टी साहब, इसके ऊपर आप कमेंट जरूर करें, लेकिन ये अपोजिशन ऐसी अपोजिशन, हुकूमत ने इनको इतना दीवार के साथ लगाया है कि इनको अपनी मुसीबत पड़ी हुई है। यानी इश्यूज तो बहुत दूर रह गए, वो पीछे रह गए आवाम के, लेकिन मुसीबत तो इस हुकूमत को अपनी पड़ी हुई है। और ये जो आपके सामने नुकात आए हैं, ब्रेक के बाद अपनी राय दीजिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। मैं चाहता हूं तमाम मेहमान जरा क्विकली जवाब दें सवालात के। ये इरशाद भट्टी साहब, तरीन साहब कैबिनेट में बैठ रहे हैं, महातीर मोहम्मद से मुलाकात करवाई जा रही है बाबर ऐवान की, कुछ नुकात की निशानदेही की है पीपल्स पार्टी और स्पेशली आपकी तरफ इशारा करके की है, कुछ वहां पे भी वो कहते हैं नजरें कम कुछ फरमाएं थोड़ी सी। नहीं, उन्होंने धामरा साहब ने असल में वो पूरी बात ही नहीं सुनी। वो पूरी बात, मैं तो वही एंगल दे रहा था कि इन 2 पार्टियों को, 2 मजलूम पार्टियों को छोड़ें, हुकूमत की कारकर्दगी पे आए, अवाम के हक पे आए कि अल्लाह के नाम पे अवाम रुल गई है। बाकी इस पे हम कई मरतबा डिस्कस कर चुके हैं कि जिसको सुप्रीम कोर्ट बेईमान करार दे चुकी हो जहांगीर तरीन साहब को, उसको किसी सरकारी मीटिंग या कैबिनेट में बिठाना बेईमानी है। बाकी चूंकि टाइम थोड़ा है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये सही कहा जवेद लतीफ़ साहब ने, ये सारे हमारे मोशन हैं। इन कायदे आज़म भी मोशन थे, क्यू खान भी मोशन थे और ये भी मोशन है। एक मोशन डे मनाना चाहिए। 195 इदारे खसारे में हैं, 30,000 अरब का कर्जा हो चुका है, मोसनों के बच्चे अमीर हैं और मुल्क गरीब हो चुका है और मोसनों के महल्लात हैं और हमारी झोंपड़ियां, इनका मोशन डे मनाए। ये अलहदा बात है। ये अब मुझे कौन सवाल का जवाब देगा कि बरतानिया में मेरे मोशन को पेंट हाउस बैरी कजाक कहा जाता है, पाकिस्तान में मेरे मोशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उसने अदलिया, पार्लियामेंट और अवाम को बेवकूफ़ बनाया है। अब अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर बेड़े पार। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है और मैं धामरा साहब के साथ जाऊंगा, ज़रूर थर जाना चाहूँगा। और मेरी अगर वो बाकी खुदा के लिए पीपल्स पार्टी से निकलें, मुस्लिम लीग नून से निकलें, ये अवाम में आए। आप इमरान खान साहब जानते नहीं है हम कितनी अवाम रुल गई है, तबाही फिर गई है हमारी। लेकिन ये गवर्नमेंट के सामने ले जाने देना। नदीम अफजल जान साहब, अब
کیا کہے کوئی آپ سے سر؟ آپ کے سامنے ہے بابر اعوان، آپ کے سامنے اب ترین صاحب، یہ ضروری ہے کیا ان لوگوں کو ساتھ رکھنا عمران خان صاحب کے لیے؟ اور پھر گورننس وہ کدھر ہے سر؟ دیکھیں میں بٹی صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ عوام کے حالات بہت ٹائٹ ہیں، ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی نیچے لیول پہ رکی ہوئی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ادارے ری ویمپ ہم نے نہیں کرنے، ریفارمز نہیں کرنی، ہم نے تھوڑا سا مشکل وقت کاٹنا ہے یا اڈاکزم کی طرف جانا ہے یا قرضے لے کے کھا کے سر کسی ادارے میں ریفارمز کا آپ نے کام شروع کیا ہو سر؟ آپ پنجاب کی مثال دے دیں سر مجھے کوئی ایک، روزانہ سر اب زیادہ شکایات آ رہی ہیں شہباز شریف صاحب کے دور کی نسبت، لوگ زیادہ پریشان ہیں۔ میں بتاتا ہوں پنجاب میں جو محکمہ خوراک ہے گندم پڑی ہے، وہ گندم جو پڑی ہوئی گوداموں میں وہ بھی پلج ہے، مارٹگیج ہے، اس پہ بھی قرض لے کے میاں صاحب کھا گئے، کدھر لگا گئے؟ گندم بھی پلج کبھی نہیں ہوا۔ یہ ہماری نیشنل سیکورٹی ہوتی ہے جو 14 لاکھ ٹن قانون کے آئین کے مطابق ہم نے رکھنے ہوتے ہیں۔ اس بدقسمت عوام کا حال دیکھیں کہ میاں صاحب وہ بھی رین رکھ کے چلے گئے، یہ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، میاں جویل سے چیک کر لیں۔ تو اب اداروں کو ری ویمپنگ کرنی ہے، ہم نے ایگریکلچر میں ری ویمپنگ کرنی ہے، ادارے بہتر کرنے ہیں، انشاءاللہ آپ حوصلہ رکھیں، آپ کو آنے والے چند مہینوں میں مشکلات ضرور ہیں۔ بات ٹھیک ہے بٹی صاحب کی عوام بلبلا رہے ہیں، اس پہ میں کوئی بحث ہی نہیں کرنا چاہتا۔ میں میاں جویلی صاحب آج عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اداروں کی ری ویمپنگ چھوٹے ایمانداری کے بغیر، ہر چیز کے بغیر، فکری آزادی رہ بغیر یہ ادارے بہتر نہیں ہوں گے۔ میاں نواز شریف صاحب نے جب نیب کو مخاطب کیا تھا تو کہا گیا تھا کہ آپ اثر انداز ہو رہے ہیں، آج عمران خان صاحب نے بھی نیب کے لیے ڈائریکشن جاری کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب مختلف اداروں کو ڈائریکشن دیتے رہتے ہیں، مگر میں یہ ضرور کروں گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا عمران خان صاحب، ایک منٹ چاند صاحب مہربانی کریں، ایک سیکنڈ چاند صاحب مہربانی فرمائیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان صاحب جس کو چاہیں بھاشن دے دیں کیونکہ جنگل کے بادشاہ ہیں، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ندیم افضل چند صاحب یہ صرف بتا دیں، پنجاب کی تو بات کر رہے ہیں نا، خیبر پختونخوا میں یہ انہوں نے 5 سال حکومت کی ہے، 5 سالوں میں کس ادارے کو انہوں نے بنایا؟ 2 چیزیں تھیں، انہوں نے وہ ایک کمیشن بنایا، احتساب کمیشن، خود ہی اس کا بیڑا غرق کر دیا، ایک میٹرو انہوں نے شروع کیا، آج تک کھڈے پڑے ہوئے ہیں، یہ کام کیا ایجوکیشن کی انہوں نے تباہی کی۔ کوئی ایک بات کریں کہ 5 تباہ کر کے رکھ دیا، میرے پاس وقت ہو گیا انفارچونیٹلی، لیکن پشاور میٹرو اب بنی جانی چاہیے، میرے خیال میں لوگوں نے بڑا لمبا انتظار کر لیا ہے اور تحریک انصاف کی حکومت کے لیے وہ چھیڑ بنتی جا رہی ہے۔ اب تک لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ میں ہوں عمران خان، اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے حصول کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔